दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल सिंह नेगी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइडिंग सन्यासी। शुभम भवतु कल्याणम। तो बात करें राजनीति की, उत्तराखंड की राजनीति की, जहां लोग कपड़ों की तरह दल बदल रहे हैं, वहीं पे हमारे साथ आज एक शख्स ऐसे जुड़ गए हैं जो जन्मजात कांग्रेसी हैं और आगे भी कांग्रेसी ही रहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुदेव श्री गोपाल नारसन। नारसन जी का अगर मैं स्वागत करता हूं सर आपके शो में। और नारसन जी के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको जानकारी दे पाऊं तो पेशे से वकील हैं, उसके अलावा एक बहुत ही मंझे हुए और जिसे कहते हैं शब्दों के जादूगर साहित्यकार हैं। साहित्य खुद लिखते भी हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। उसके बाद एक राजनीतिज्ञ भी हैं जो राजनीतिक सूझबूझ और लोगों से, यहाँ तक कि विचार विमर्श की बात करें या परामर्श की बात करें तो रुड़की और आसपास के क्षेत्र के ज़्यादातर विधायक गोपाल नारसन जी को जानते हैं और उनसे समय समय पर सलाह लेने भी आते हैं। पार्टी को रुड़की और आसपास के जनाधार क्षेत्र में अगर जनाधार कहीं बड़ा है तो श्री गोपाल नारसन की सरस्वती जो जबान है, जो उन्होंने जिस तरह का प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं श्री गोपाल नारसन कांग्रेस के लिए, उसके अलावा मुख्यमंत्री प्रवक्ता भी रहे हैं श्री गोपाल नारसन और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सदस्य आप रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जनाधार की बात करें तो रुड़की क्षेत्र में शुरुआत से काम करते आ रहे हैं। कांग्रेस को खड़ा ही इन्होंने रुड़की क्षेत्र में किया है और सन 2007 से ये टिकट के अधिकारी थे, लेकिन लगातार ये समर्थन में ही रहे। जब जब इनको टिकट नहीं प्रदान किया गया, इन्होंने जिस व्यक्ति को टिकट प्रदान किया गया उसके साथ मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और रुड़की सीट को कांग्रेस की झोली में डालने में मजबूती से काम किया है। लगातार क्षेत्र में सबल रहते हैं, प्रबल रहते हैं, अपनी बात प्रखर और मुखर होके कहते हैं। श्री गोपाल नारसन जी, एक बार दोबारा स्वागत करना चाहूंगा सर। गोपाल जी, बात करें, एक मुहावरा आता है, बड़े बूढ़ों ने बनाया था कि भैया अंधों के हाथ बटेर लगना। तो उत्तराखंड में ये क्या अजीब सी स्थिति आ गई है कि सारे ही सारे अंधे हो रखे हैं और सभी के हाथ में ही बटेर लग जा रही है भाई साहब? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जिस तरह से आज के दौर में लोग कपड़े भी शायद इतनी जल्दी न बदलते हों जितनी जल्दी दल बदल रहे हैं, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। वास्तव में दल का मायने होता था विचारधारा, कि हम किस विचारधारा से जुड़े हैं। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग विचारधारा को आत्मसात करने की बजाय लोग अपना अवसर देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो सुबह कांग्रेस में थे शाम को बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी में थे वो शाम को कांग्रेस में आ गए। तो ये जो संक्रमण का दौर है, ये मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है और न ही उत्तराखंड के लिए हितकारी है। चूँकि जिसकी निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं है तो व्यक्ति चुनने के बाद भी उस दल का नहीं हो सकता। वो जब चाहे जब धोखा दे सकता है। जैसे हमने 2016 में देखा था कि हरीश रावत सरकार को गिराने वाले कांग्रेस के में ही विधायक थे जो कांग्रेस के बैनर पर चुन कर आए थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण एक झटके में अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए और दुश्मन से हाथ मिला लिया था और लोकतंत्र की सरेआम हत्या की थी। आज उनमें से कुछ लोग फिर कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी भाजपा के अंदर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता, उत्तराखंड जनता कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगी। हो सकता है कि राजनीतिक दल उन्हें माफ़ कर दे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये दल बदलना बहुत घातक है और इस पर कड़ाई के साथ अंकुश लगना चाहिए। ये तो खैर आपने बात कही कि भैया एक इस तरह का बिल पास होना चाहिए और लगातार ये सवाल उठते जाते हैं, क्योंकि जब बात करें कि जब किसी को एक पार्टी से टिकट नहीं मिलता और या फिर बड़ा अजीब सा खेल खेलते हैं लोग कि अपने बेटों को, अपने बहुओं को एक पार्टी से टिकट दिला देते हैं और खुद दूसरी पार्टी से जाके टिकट लड़ने, दूसरी सीट से जाके लड़ने चले जाते हैं। तो जो परिवारवाद है वो अगर एक पार्टी से पूरा नहीं हो पा रहा तो 2-3 पार्टी से भी परिवारवाद पूरा करने की कोशिश करते हैं दल। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये लोगों का अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं कि जब उत्तराखंड में पिछली ये भाजपा की सरकार बनी थी तो जो माननीय मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे उन्होंने अपना संदेश मेरे पास भेजा था और मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की थी कि वो जो चाहे पद ले लें,
वो कैबिनेट स्तर का ही पद मुझे देने के लिए ऑफर थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं ज़मीर नहीं बेचता, मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस का सेवक हूँ। ये क्या आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जब वो सरकार बनी थी, चूंकि उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री का प्रवक्ता रहा, जब मैं तिवारी शासन में 20 सूत्री कार्यक्रम में रहा, तो हमने उत्तराखंड 4 बार पूरे देश में पहले स्थान पर रहा था। वो हमारी मेहनत का फल था। तो उससे प्रभावित होकर के वो लोग चाहते थे कि हम उनके प्रति निष्ठा रखें और जो चाहे पद ले लें, लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं, हम अपना जमीन नहीं बेचते, हम कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहेंगे। गोपाल जी, एक बात याद आई मेरे को कि कोई बड़े बुजुर्ग मेरे को भी कहते मिलते थे कि सच को चिल्ला चिल्ला कर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस बड़ी अजीब सी पार्टी मुझे लगती है कि जो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के, और अगर मैं अपने शब्दों को थोड़ा और प्रखर करूं और या फिर और उनमें धार दूं, तो जो धमकी दे के बात करते हैं, जो धमकाते हैं, उनको सीटों से टिकट मिल जाता है। खासकर अगर मैं इशारा कर रहा हूँ सीधा सीधा रुड़की की तरफ, कि भैया कई नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय खड़े होने की बात करते हैं। उसमें से एक रणजीत सिंह रावत भी हैं, और एक हमारे जो रुड़की से अभी नवनिर्वाचित टिकट जिनको हुआ है वो भी हैं। तो इस तरह के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी आखिर घबराती क्यों है? कांग्रेस पार्टी काम क्यों नहीं देखती? नाम क्यों देखने लग जाती है अंत में? देखिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि किसने क्या धमकी दी है, इससे तो मैं अनभिज्ञ हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो रुड़की में टिकट मिला है वो यशपाल राणा को मिला है, और यशपाल राणा कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। चाहे हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक दावेदार हूँ और मैंने भी अपना आवेदन किया था, मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, उनका भी हुआ था, और 12 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलना है। हाईकमान ने जो उन्हें अच्छा लगा कि भाई वो शायद हाईकमान की नज़र में वो ज़्यादा कैपेबल थे और शायद हम उतने योग्य न हो, इसलिए हमें टिकट नहीं दिया। लेकिन मेरा कहना है कि जिनको टिकट दिया है हम उनका साथ देंगे और कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवारवाद की बात करें गोपाल जी, तो परिवारवाद तो देखिए 3 अपवाद जिसे कहते हैं, कि एक यशपाल आर्या जो कूद के एक दल से लॉन्ग जंप मार के दूसरे दल में अचानक ही पहुंच गए और बड़े मोतबर मुखिया आदमी हैं, और उसके अलावा अपने साथ स्ट्रेंथ भी लेके आते हैं बीजेपी की। उसके अलावा हम लोगों ने फूट फूट के रोते हुए जिनको देखा, वो भी एक रावत ही हैं, और वो बच्चों की तरह रोए, और उसके बाद आखिरकार वो अपनी बहू को लैंसिडॉन से, अनुकृति गुसाई को पद दिलाने में कामयाब रह गए। और उसके अलावा बात करें तो खुद हरीश रावत जी की बात करें तो खुद की अपनी बेटी, जो उन्होंने कहा था कि रावत वालों को टिकट नहीं मिलेगा, ज़मीन वालों को टिकट मिलेगा। और बाकायदा मैं इसको कोट करना चाहूँगा कि तुगलपुर में, खानपुर विधानसभा में तुगलपुर गांव में अंबेडकर पार्क में जब इनकी सभा हुई थी, तब रावत जी ने ये शब्द साफ साफ कहे थे और लोगों ने सुने थे। उसके बावजूद भी देखिए परिवारवाद तो कहीं ना कहीं जिंदा है। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि रावत तो खुद मजबूत सीट से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। रावत को तो लोग फाइटर कहते हैं, कि अंत तक जो लड़े वो असली रावत है, और रावत ने खुद अपनी सीट बदल दी। देखिए, ऐसा नहीं है। जहाँ तक आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हरीश रावत जी को मैं बहुत निकट से जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके परिवार के सदस्य भी हूँ। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि उनके परिवार अनुपमा रावत जी की, अनुपमा रावत मेरी छोटी बहन की तरह है। और अनुपमा रावत जो संघर्षशील जो व्यक्तित्व होना चाहिए, वो राष्ट्रीय महिला, जो महिला कांग्रेस है उसकी राष्ट्रीय महासचिव भी है। और वो निरंतर पिछले 5 वर्षों से ही नहीं मैं कह रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों से निरंतर वो जमीनी स्तर पर काम कर रही है। तो अगर क्या उसके पिता का मुख्यमंत्री होना, उसके पिता का नेता होना कोई अपराध है? मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा अपनी उड़ान खुद उड़ना चाहता है, उसमें बुराई क्या है? मैं कहता हूँ कि अगर कैपेबिलिटी है तो नेता के बच्चे को क्या नेता नहीं बनना चाहिए? बन सकता है अगर उसकी योग्यता है। हाँ, उनको अगर अधिमान मिलता है, अगर वो योग्य ना हो और तब उनको टिकट मिलता है, तो उसकी तो बात तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन अनुपमा रावत पूरी तरह से योग्य है, संघर्षशील है, और मैं कह सकता हूँ कि समाज सेवा में भी वो अग्रणी है। मैं तो देखा है कोरोना काल में किस तरह से अनुपमा रावत ने मेहनत की है। और इसी तरह से जो हरीश उनकी बात कर रहे हैं, हरक सिंह रावत जी की, तो अगर नई पीढ़ी अगर आगे आ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, बैसाखी देखिए, मैं आपको कहूँ कि ये तो होता है कि अगर 19-20 हो सकता है, लेकिन कभी भी 18-19, 15-19 कभी नहीं होता। देखिए, अगर अनुकृति गोसाई में कैपेबिलिटी है तो वो जरूर जीतेगी, अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो लाख टिकट दे दो आप।
गोपाल जी, मैं आपकी बात काटना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे को यह समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी में अचानक से ही कैपेबिलिटी कैसे दिखने लगती है उस व्यक्ति के लिए। फॉर्मर मिस इंडिया अपने क्षेत्र में रही होंगी वो, लेकिन राजनीति की बात करें तो जैसे आप लगभग मेरे को लगता है कि 30 सालों से ही कहीं राजनीति ना पढ़ा रहे हो। ऐसे ही लैंसडाउन से कई लोग थे जो 20-20, 30-30 सालों से कांग्रेस के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप एक नए चेहरे को ले आते हैं जिसका राजनीतिक अनुभव शून्य है। अपने काम में उनका अनुभव हो सकता है बहुत अच्छा हो, सौंदर्यशील महिला हैं और नई युवा पीढ़ी है, खासकर प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का आयोजन किया है, उसके आधार पर भी उनको खैर टिकट मिल सकता था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा योग्य व्यक्ति, खासकर जो राजनीति में योग्यता ज्यादा रखते हैं, उनको टिकट का चांस, या फिर केवल हरक सिंह रावत जी ने एक अपना व्यक्तित्व सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई, हम अगर किसी पार्टी में आएंगे तो हम तो अपने परिवार को टिकट ला के रहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, आप बताऊँ कि कैपेबिलिटी हमारे कांग्रेस के अंदर बहुत योग्य लोग हैं, और ये बात सही है कि लैंसडाउन में भी 1 दर्जन संख्या थी जो टिकट के लिए कैपेबल हैं, और उनको टिकट मिलने के लिए पूरी तरह से वो योग्य भी हैं। लेकिन टिकट एक को ही मिलना है, सब नहीं ले सकते टिकट। अभी हमारी एक बहन को वहाँ पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ज्योति गारोला जी को, तो एक उसकी पूर्ति की है, ऐसा नहीं है, उनको सम्मान दिया है। हाँ, सब व्यक्ति को एक जगह नहीं ला सकते ना। हर देखिए, मान लिया मैं हूँ, रुड़की सीट है, रुड़की में विधायक तो एक ही बनना है, टिकट एक को ही मिलना है। अब वो यशपाल राणा जी को मिल जाए, श्री गोपाल नारसन को मिल जाए, मनोहर लाल शर्मा को मिल जाए, है, या कोई और व्यक्ति उसको मिल जाए, तो इसमें कोई, देखिए, मिलेगा तो एक को ही। हमारा फर्ज क्या बनता है कि जिसको भी टिकट मिला, टिकट मिलने से पहले तक आप लड़ाई लड़िए कि मुझे टिकट मिले, अपनी योग्यता बताइए, प्रदर्शित कीजिए, शक्ति प्रदर्शित कीजिए, जो भी करना आपको। लेकिन जब टिकट मिल जाए, तब आपको पार्टी के प्रति सच्चे सिपाही अगर हैं, तो फिर जिसको टिकट मिला है उसको जिताने के लिए आपको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। बात करें सतपाल महाराज की, देवस्थानम एक्ट में जो सरकार, भाजपा सरकार को कांग्रेस सरकार ने हाथों हाथ लिया है, और हरीश रावत जी ने यहीं पे लक्सर में घोषणा की थी कि आते ही देवस्थानम हटा देंगे। हरीश रावत जी तो आ नहीं पाए, उससे पहले ही भाजपा ने वो देवस्थानम एक्ट ही वापस ले लिया महाराज जी, और उसमें खास भूमिका निभाई सतपाल महाराज ने। तो जो बात करें, जो हमारे 4 धाम है और जहां से मुख्य पैसा आता है, पैसे की धारा जो बहती है, जहां से शुरुआत होती है केदारनाथ धाम से, वहां से सतपाल महाराज ने एक जंग सी जीत ली, जो वो सीधे सीधे हार की तरफ बढ़ रहे थे। अब कहीं फाइट पे पोजीशन में बीजेपी है, लेकिन उस सतपाल महाराज को हराने के लिए चौबट्टा खाल से खुद हरीश रावत जी खड़े नहीं होते हैं, केसर सिंह नेगी जी को खड़ा कर देते हैं। देखिए, हरीश रावत जी भी एक ही सीट से खड़े हो सकते हैं, 10 सीटों से खड़े नहीं हो सकते, और हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और जहाँ से सतपाल महाराज जी की बात है, सतपाल महाराज जी भी मूलतः उनका जो कहना चाहिए ब्लड ग्रुप है वो कांग्रेसी है। मैं तो, मेरा सौभाग्य कि ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल, मैं बयान दे रहा हूँ और सोच समझ के बयान दे रहा हूँ। मैंने तिवारी शासन में आदरणीय सतपाल महाराज जी के साथ काम किया है, और ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो लोग हैं, मैं कहता हूँ वो राष्ट्र की धरोहर हैं, और ऐसे लोगों को तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका उपयोग हमें करना चाहिए। और रही बात यह कि उनकी नीति, वो मजबूर हैं चूंकि वो भाजपा के अंदर हैं, भाजपा की नीतियों को लागू करना, भाजपा के शासनकाल में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आदमी खुल के बोल भी नहीं सकता। नहीं तो मैं व्यक्तिगत रूप से अगर हर्षराज उनको जानता हूँ, सतपाल महाराज जी जो हैं वो मेरी व्यक्तिगत राय है ये कि देवस्थानम बोर्ड के साथ वो हितैषी कभी रहे ही ना हो। और ये जो वापस लिया है, ये तो मुख्यमंत्री की पॉलिसी थी, मुख्यमंत्री ने वो वापस लिया है, मजबूरी में वापस लिया है। जब उनको दिखाई दिया कि अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में भाजपा का सफाया होने वाला है, तब उन्होंने विड्रॉ किया है। भाजपा ने हर चीज़ विड्रॉ की है, किसानों को चलने काम किया पूरे साल भर तक, और फिर किसान का जो बिल था जिस पर किसान 700 किसानों ने जान दी है, फिर उसको वापस लिया। देवस्थानम बोर्ड को ऐसे ही हुआ, तीर्थ पुरोहित हमारा समाज जो है वो आंदोलन पे था, तब उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन जब चुनाव की बेला आई तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो ये भाजपा के जो कथनी और करनी है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और सतपाल महाराज जी जैसे जो लोग हैं, जो भले लोग हैं, वो इनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मुझे बड़ी सिंपैथी है उनसे, और मैं आपको कहता हूँ कि वो चूँकि अध्यात्म संत भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे आप, तो वो शायद भाजपा से मेल ना खाती हो।
ये तो आप लालच किस्म का दे रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि भैया चौबट्टा खाल से कहीं सतपाल महाराज जी कांग्रेस के टिकट पे लड़े क्या? सीट तो बदलाव हो ही रही है, 11 सीटें भी बदलाव, अभी नई नई बदलाव। ये बड़ा बदलाव की प्रक्रिया बड़ी अजीब ही दिखाई देती है कि अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे अखबारों में छप जाता है कि फलाना फलाना सिंह इसी सीट से लड़ेगा, वो व्यक्ति अपना तैयारी करने निकल जाता है, बाद में पता चलता है वो सीट ही बदल दी गई है और नई लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ऐसा ही आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि सतपाल महाराज जी को कांग्रेस में इंक्लूड करके और चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज जी को लड़ाएंगे? नहीं नहीं, देखिए मैंने कहा कि उनके ब्लड में कांग्रेस रही है, कांग्रेस ब्लड के लोग हैं वो। अब वो भले सपोज करो हरक सिंह रावत जी हैं, भाजपा में चले गए थे, लेकिन फिर लौट के क्यों आए? क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी। इसी तरह से अभी किशोर उपाध्याय जी हैं, किशोर उपाध्याय जी पूरे 40 साल से कांग्रेस में थे, तो आज परिस्थिति बस वो चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर वे खुश रह पाएंगे, वो वहाँ पर पूरी तरह स्वच्छंद रह पाएंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिसका ब्लड में कांग्रेस हो, कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रहित की पार्टी है, कांग्रेस जनवादी सोच की पार्टी है, कांग्रेस आम आदमी को, ग्रास रूट के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो उस व्यक्ति का, उस विचारों से पला बड़ा आदमी, मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टी में ज़्यादा एडजस्ट कर पाता है, इसीलिए वो लोग लौट कर फिर वापस आते हैं। एक होता है राजनीतिक में कार्यकर्ता की तरह काम करना, जिसमें हरीश रावत बहुत ही प्रखर हैं और खासकर जनता के जबान पे हमेशा हरीश रावत का नाम आता है। लेकिन जहां पे घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो हरक सिंह रावत जी के अंदर एक क्वालिटी है कि वो अपने साथ के विधायकों को तोड़ के मरोड़ के और अपनी जो उल्लू सीधा करने में हर बार कामयाब रहते हैं। पिछली बार भी कामयाब रहे हैं और मुझे क्या लग रहा है कि एक अंदेशा सा आ रहा है और हरीश रावत जी लगातार माफ़ी मंगवाने पे आमादा थे हरक सिंह रावत जी, और हरक सिंह रावत जी फूट फूट के रहे। लेकिन कहीं इन आंसुओं के पीछे खुशी के आंसू तो नहीं, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के चुनाव के बाद? हरीश रावत जी एक विराट व्यक्तित्व के धनी है। मैंने उनके साथ काम किया और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं उनके साथ कदम कदम पर चलने का वो रहा हूँ साक्षी। और मैंने उनके जनाधार देखा है, मैंने उनकी कार्यशैली देखी है। जो व्यक्ति सीएम रहते हुए सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक निरंतर काम करता हो, जनता की सोचता हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई अगर प्रतिकूल टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। क्योंकि हरीश रावत जी न किसी, मैं आपको बताऊं, कितने भी उनकी बेइज्जती किसी ने की हो, कितना भी उनके विरोध में खड़ा हुआ हो, अब जो हरक सिंह रावत जैसे व्यक्ति जिन्होंने उनकी सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, अगर वो उनको माफ कर सकते हैं तो इससे बड़ा धैर्यवान व्यक्ति हरीश रावत जैसा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरा सवाल सीधा था। उत्तराखंड के अंदर एक विराट व्यक्तित्व है हरीश रावत, और हरीश रावत ही मैं कह सकता हूं कि वो एक पहले व्यक्ति हैं जिन पर उत्तराखंड जनता भरोसा करती है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है, और निश्चित रूप से आने वाले, ये आप देख लेना 10 मार्च को, कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के रूप में आपके सामने होंगे। मैं तो ये पूछना आपसे चाह रहा था कि जो व्यक्ति दान का इतना महाप्रार्थी है, यानी अपना स्वयं को भी दान कर देता है, तो वो कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी दान ना कर दे? हरीश रावत जी कहीं हरक सिंह रावत जी को तो राज तिलक नहीं लगा देंगे मुख्यमंत्री का? देखिए, ये तो जो चुने गए विधायक हैं उनको तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आम जनता की जो भावनाएं हैं, आम जनता जो चाहती है उत्तराखंड की, वो हरीश रावत को पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और मुझे लगता है कि आम जन भावना सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, और ऐसा होकर रहेगा। हरीश रावत पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। केदारनाथ सीट में बात करें, मनोज रावत जी लग रहा था कि निर्विरोध लड़ेंगे, लेकिन आखिर में बीजेपी ने शैला रानी रावत को उतार दिया है। केदारनाथ का आशीर्वाद सदैव हरीश रावत के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ भी है जहां तक बात करें। और भोले का जब डमरू बजता है तो सत्ताएं पलट जाती हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मनोज रावत जी इस बार केदारनाथ सीट निकाल के ला रहे हैं? मनोज रावत जी मेरे मित्र हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हम दोनों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं, मेरा पूरा समर्थन मनोज रावत जी के साथ है। और मनोज रावत जी ने केदारनाथ धाम को किस तरह सुसज्जित करने के लिए, वहाँ के विकास के लिए जो महती भूमिका निभाई है, उनका मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ये धाम को विकसित करने की जो मुहिम चलाई है, उनकी जो आध्यात्मिकता को जो 4 चांद लगाए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा से जीत करके आएँ और फिर से केदारनाथ भगवान की सेवा करें। बात करें
हरीश रावत की तो एक व्यक्तित्व तो हैं, लेकिन मैं गुरुजी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनीति भी सिखाते हैं, आप स्वयं में बहुत ही अनोखे व्यक्ति हैं जो राजनीति खुद भी करते हैं और बड़े बड़े विधायकों को राजनीति का ज्ञान भी देते हैं। लोग सलाह मशवरे के लिए जब कहीं अटक जाते हैं तो आपसे बात करने आते हैं। मैं तो एक सीधी बात पूछना चाहूँगा, आजकल के समाज को क्या हो गया है, जो टिकट नहीं मिलता तो अपनी जो बरसों की मेहनत है जिस पार्टी के साथ की है उसी को धमकाने निकल जाते हैं। मैं सीधा सीधा इशारा कर रहा हूं, अगर मैं आपको समझा पाऊं तो ज्वालापुर एससी सीट बरखा रानी को दी गई थी, रवि बहादुर जी ने सीधा सीधा धमकी दी और अब टिकट चेंज होकर आ गया। तो इस तरह की धमकियां राजनीति में टिकट बदलाव में क्यों भूमिका निभा रही हैं? क्यों जो पहला दावेदार है उसको टिकट नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, जो धमकी नहीं थी, बेसिकली क्या था कि वो चूंकि घिराव क्या था, हरीश रावत का घिराव क्या था? मैं बता रहा हूँ, चूंकि वो वाल्मीकि समाज का एक आक्रोश था कि उनको एक टिकट मिलना चाहिए था। हम भी उसके हिमायती हैं कि एक टिकट इस समाज को मिलना चाहिए था। ये एक चूक हुई थी और उस चूक की भरपाई के लिए ये टिकट का परिवर्तन हुआ है। हालांकि बरखा रानी बहुत कैपेबल कैंडिडेट है और जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, और मैं आपको वो संघर्षशील महिला है। और विजय पाल जो उनके हस्बैंड हैं वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन ये हाईकमान ने एक बैलेंस किया है और उनको टिकट बदल करके, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बरखा रानी बहुत अच्छा चुनाव लड़ती और रवि बहादुर भी अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, सल्ट से बात करें, रंजीत रावत आ रहे हैं। रंजीत रावत का गढ़ कहा जाता है, और बात करें कि भैया युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ते हैं, अगर रामनगर से लड़ते, लेकिन फिर कमजोर सीट से क्यों लड़ा रहे? सल्ट से रामनगर, अगर आपको रामनगर सीट छोड़नी थी हरीश रावत को तो फिर से रंजीत रावत को वहां से एडजस्ट करते। ऐसा नहीं है, सल्ट से भी वो पहले विधायक रहे हैं। रणजीत रावत जी हमारे सम्मानित नेता हैं और मुझे लगता है कि सल्ट से वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे, ऐसा नहीं है। और लाल कुआं से हमारे हरीश रावत जी भी बहुत भारी बहुमत के साथ जो जीत कर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, तो किस नेता को कहाँ से लड़ाना है ये तो माननीय जो हमारी सोनिया गांधी हाईकमान है उनको देखना है, उनका निर्णय है। अब उसको हमें एग्जीक्यूट करना है केवल। तो ये तो मैं तो स्वागत करता हूँ इन चीज़ों का। गोपाल, दर्शकों को बता दूं, गोपाल नारसन जी आध्यात्मिकता से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। जहाँ पे भक्ति की बात करें सर, भक्ति से ही राजनीति शुरू होती है, क्योंकि भक्ति ही एक अहंकार खत्म करके लोगों का व्यवहार पैदा करती है, और व्यवहार से ही नेता बड़ा बनता है। जिस नेता का जितना ज़्यादा अच्छा व्यवहार हो वो उतना ज़्यादा जनता की सेवा कर पाता है और उतने ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। भविष्यवाणी क्या कह रही है? देवताओं का आशीर्वाद देवभूमि पे। अगर मैं एक श्लोक दोहरा सकूं, श्लोक तो नहीं कहेंगे, खैर फारसी में है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के लिए कहा था, अगर मैं सही हूं तो जहांगीर ने कश्मीर के लिए यूज किया। लेकिन भैया देवता अगर जमी पर कहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं है, उत्तराखंड में ही है। देवताओं का इशारा क्या कर रहा है? कांग्रेस कितनी सीटें लाने वाली है? देखिए, जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन का संकेत है। और कांग्रेस के कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन चूंकि उत्तराखंड जनता मन बना चुकी है, तो मैं तो ये कह सकता हूं कि हम भारी बहुमत के साथ हम चुनाव जीत रहे हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और ये भी कह सकता हूं कि जो भाजपा है वो लोग उसको नहीं चाहते अब, चूँकि जो डबल इंजन वो चल नहीं पाया और जो वायदे किए थे वो निभाए नहीं हैं, और महंगाई से जनता त्रस्त है, किसान भी हताश है और मजदूर भी उदास है। इसलिए ये परिवर्तन की बेला है और इस परिवर्तन के दौर में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। गोपाल जी का जो भविष्यवाणी है, भाजपा जा रही है, गोपाल जी फिर ये भी बताने का कष्ट कीजिए कि कितनी सीटें कांग्रेस लेके आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम 40 सीटें तो 100% जीत कर आ रही हैं और हमें किसी दूसरे की पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारे जो हरीश रावत जी हैं उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। साफ सुथरी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार हरीश रावत लगातार सुर्खियों में घिरा हुआ है। कभी ट्वीट के आधार पे, कभी जनता के आधार पे, और कभी लोग हरीश रावत को घेर लेते हैं। तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मदबा से मटकी। कांग्रेस निश्चित रूप से उत्तराखंड में सरकार बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा और कुर्सी किसके पास जाएगी वो कहना बहुत मुश्किल है। मैंने सुनेगी राइडिंग सन्यासी। धन्यवाद।